अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत एक खूबसूरत तस्वीर से करना चाहती हूं, क्योंकि ये तस्वीरें हमें प्रेरणा देती हैं। हमें ये बताती हैं कि जब ज़िंदगी में आपका मकसद साफ सुथरा और कुछ करने का होता है, तो फिर दुनिया आपको सलाम करती है। अब देखिए, इंडिया को चांद पर पहुंचाने वाले इसरो के चीफ और वैज्ञानिक जब फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, तब उन्हें एक एयर होस्टेस ने जो इज़्ज़त बख्शी है वो काबिल तारीफ़ थी। और यकीन मानिए, आपका दिल भी यही कहेगा कि सोमनाथ जी इस इज़्ज़त को डिज़र्व करते हैं। दरअसल भारत जिस स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने के लिए 2008 से मेहनत कर रहा था, वो सपना सोमनाथ की निगरानी में पूरा हुआ। आज प्रज्ञान रोवर चांद की ज़मीन पर चहलकदमी कर रहा है और वहां मौजूद चीज़ों का पता लगा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आज हम सूरज पर जाने की तैयारी कर चुके हैं और जल्द ही इसरो एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस में भेजेगा, जिसे गगनयान मिशन नाम दिया गया है। इसरो का ये मिशन अगले साल शुरू होगा। तो चलिए अब अगली खबर की बात करते हैं और चांद से ज़मीन पर आते हैं। ज़मीन पर सियासत ज़ोरों पर है। कल ज़मीन पर चार बड़ी खबरें आईं। आपने टीवी पर देखा ही होगा कि मोदी सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी सारे के सारे इलेक्शन एक ही वक्त में होंगे। इससे पहले खबर आई थी कि अगले महीने मोदी सरकार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रही है। इसी दिन आपने दो और खबरें देखी होंगी। एक तो ये कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी पर हमला बोला और ये पूछा कि मोदी अडानी की जांच क्यों नहीं करते। और चौथी जो खबर थी वो ये थी कि मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही थी। यकीनन आपने ये भी सभी खबरें देखी होंगी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ खबरों की टाइमिंग आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप ये समझ सकें कि बड़े लेवल पर कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं। सबसे पहले सुबह में अंग्रेजी के दो अखबार ये बताते हैं कि अडानी ने भारत के शेयर बाजार को मैनिपुलेट किया है। उसने अपने ही लोगों के जरिए अपने ही शेयर खरीदे और अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू को बढ़ाया। इसके बाद खबर आती है कि राहुल गांधी अंग्रेज़ों के इन अखबारों की खबर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो शाम को 5 बजे होगी। लेकिन उससे पहले ही सरकार की तरफ से ये पत्रकारों को ये खबर दे दी जाती है कि सरकार 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाना चाहती है। और जैसे ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा करते हैं कि अडानी ने अपने भाई के ज़रिए $1 बिलियन की मोटी रकम विदेश में रहने वाले 2 बिजनेसमैन को भेजी और उस पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदी। ठीक वैसे ही सरकार की तरफ से रिपोर्टर्स को एक और खबर दी जाती है और वो खबर ये होती है वन नेशन और वन इलेक्शन। अब ये खबरें क्यों दी गई, इसका सार समझने के लिए आपको रवीश कुमार का ये ट्वीट ज़रूर पढ़ना चाहिए। रवीश कुमार न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और उसमें पब्लिश खबरों का जिक्र करते हुए और ये बताते हैं कि राहुल गांधी और अडानी की खबरों को न्यूज़पेपर्स ने कहाँ जगह दी है और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन और वन नेशन वन इलेक्शन की खबरों को कहाँ जगह दी है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया अलायंस से जब ये पूछा जाता है कि मोदी सरकार वन नेशन और वन इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तो उसका भी यही कहना होता है कि ये सब अडानी को बचाने के लिए एक शगुफा छोड़ा गया है, ताकि गोदी मीडिया देश के करोड़ों व्यूवर्स तक अडानी और राहुल गांधी के खुलासे को पहुंचने ना दे और वो देश को स्पेशल सेशन और एक देश का चुनाव में उलझाए रखे। खैर दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर मणिपुर से है। शायद आपको अब ये लगता होगा कि मणिपुर में सब शांत है, मोदी सरकार ने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अखबार की सुर्खियां बताती हैं कि मणिपुर अब भी सुलग रहा है, वहां अब भी दंगे हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। कल भी मणिपुर में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक राइटर और एक कंपोजर भी शामिल है। आपको पता ही है कि लड़ाई मणिपुर में कुकी और मैती समाज के बीच है। खुद राहुल गांधी ने जब पिछले दिनों मणिपुर का दौरा किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि कैसे कुकी और मैती समाज एक दूसरे का खून का प्यासा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार वहां सेना भेज दे और सेना न्यूट्रल होकर काम करे,
तो फिर मणिपुर में ये खून खराबा रोका जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही और उसने मणिपुर को पुलिस और वहां के नाकाम सीएम के ही हवाले कर रखा है। अब अगली खबर शाहरुख खान से जुड़ी हुई है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसी हफ्ते ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। लेकिन रिलीज से पहले इस फिल्म का एक डायलॉग काफ़ी चर्चाओं में है और वो डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब इस डायलॉग को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि असल में ये डायलॉग है तो फिल्मी, लेकिन इस डायलॉग में फिल्मी जानबूझकर बनाया गया है और इसकी वजह है समीर वानखेड़े, वही वानखेड़े जिसने शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म के ज़रिए शाहरुख खान वानखेड़े को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि बीते दिनों शाहरुख खान और वानखेड़े के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट मीडिया में लीक हुई थी और ये चैट्स ये बता रही थी कि शाहरुख अपने बेटे को बचाने के लिए वानखेड़े के सामने गिड़गिड़ा रहा था। और अगली खबर माधुरी दीक्षित से जुड़ी है। ये खबर इसलिए है क्योंकि इसमें एक माँ का प्यार, उसके जज्बात जुड़े हैं। माधुरी के दोनों बेटे अब कॉलेज पहुंच चुके हैं, उनकी कॉलेज लाइफ शुरू हो चुकी है और जब कॉलेज के लिए उनका पहला दिन था तो माधुरी ने अपने दोनों बेटों के लिए एक नोट लिखा और ये नोट ये बताता है कि कॉलेज के पहले दिन बच्चे जितना एक्साइटेड होते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके पेरेंट्स भी होते हैं। तो फिर आज आपको माधुरी का लिखा अपने बच्चों के लिए ये लेटर पढ़कर बताती हूँ। माधुरी लिखती है, वक्त कितनी तेज़ी से बीतता है उसका पता ही नहीं चलता। आज मेरे दोनों बच्चे नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, इस मौके पर मेरी दुआएं उनके साथ हैं। आगे वो ये भी लिखती हैं कि आप कॉलेज की इस लाइफ को खूब एंजॉय करो, तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम्हारे बगैर ये घर पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ आपको इस लेटर की जो सबसे अच्छी बात है वो आज मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ जो अपने बच्चों पर अपने सपने थोपना चाहते हैं या फिर उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ बनने के लिए फोर्स करते हैं। माधुरी इस लेटर में अपने बच्चों से ये कहती है कि बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यानी वो बनो जो तुम चाहते हो। डिजिटल लेन देन के मामले में अब पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, यानी अब हर रोज़ अपने मोबाइल से जो लेन देन करते हैं, जो यूपीआई पेमेंट्स करते हो, उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। अगस्त के महीने में देश के लोगों ने यूपीआई से 10 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया। इंडियन करेंसी में ये रकम 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की होती है। पिछले महीनों यूपीआई से ट्रांजैक्शन 9 बिलियन का था। सोचिए ये कितनी बड़ी डिजिटल क्रांति है और ये लोगों की ज़िंदगी को कितना आसान बनाती है। आज से चंद सालों पहले तक कोई ये नहीं सोच सकता था कि देश डिजिटल पेमेंट की ओर इस कदर तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन आज हर शख्स कागज़ के नोटों को छोड़कर डिजिटल पेमेंट करता है।